हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाईजीके में। और शाम के 6 बजने ही वाले हैं और ये समय हो चला है साइंस के 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को टेस्ट का। तो सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़िए। हम लोग आज के टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके लिए आज का पहला प्रश्न। बहुत ही आसान प्रश्न है। बताइए, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के 2 लेंस संपर्क में रखे हुए हैं, संयोग की क्षमता क्या होगी? ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसमें 2 लेंस है जिसमें पहला लेंस की शक्ति दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है 2 डायोप्टर, दूसरा का -3.5 डायोप्टर, और दोनों एक दूसरा के संपर्क में है। तो संपर्क में होने के बाद उसकी क्षमता क्या? जल्दी से बताइए। जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका सही है। -1.5 डायोप्टर इसका सही आंसर होगा। आप लोग कहिएगा कि सर जी कैसे इतना आंसर होगा, तो समझिए कि ऐसे आंसर होगा। ये जो संयुक्त लेंस की क्षमता होती है, मान लीजिए कि वह P है, तो P बराबर फार्मूला होता है P1 + P2, यानी कि पहले लेंस की क्षमता प्लस दूसरे लेंस की क्षमता। यहाँ पर देख लीजिए, पहले लेंस की क्षमता कितनी है? 2 डायोप्टर, और प्लस के जब पर प्लस लिखिएगा, और दूसरे लेंस की क्षमता है -3.5 डायोप्टर, यहाँ पर लिखिएगा -3.5 डायोप्टर, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 2 के जगह पर 2 और प्लस माइनस क्या होता है? -3.5 डायोप्टर, और 2 में से 3.5 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? -1.5 डायोप्टर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो क्या कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर चूंकि माइनस था दूसरा लेंस की क्षमता, इसलिए इसका आंसर माइनस में चला गया। अब बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। प्रकाश के रंग का कारण है। बताइए, प्रकाश के रंग का क्या कारण है? इसका तरंगदैर्घ्य, इसका वेग, इसकी कला, या फिर इसका आयाम? जल्दी से बताइए। आप लोग पढ़े होंगे ना कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, तो उन 7 रंगों का कारण क्या है? तो अगर आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ए राइट आंसर होगा। इसका तरंगदैर्घ्य जो है रंग के लिए जिम्मेवार होता है, ये आप लोग को याद रखना है। और तरंगदैर्घ्य से मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को फिर से करवाता हूँ, कल भी कराया था। बताइए अब आप लोग, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कमेंट कीजिए सभी लोग लिख के, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक। जो भी लोग इसका आंसर लिख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम उनका सही है, यह एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। उसके बाद 1 एंगस्ट्रॉम का मान भी आपसे पूछा जा सकता है, मैंने कल ही आपको बताया था। 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सब तरंगदैर्घ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बेसिक प्रश्न जो आप लोग को याद रखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तरंगदैर्घ्य जब बढ़ता है तो अपवर्तनांक के मान में क्या परिवर्तन होता है? घटता है, बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा है? आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक में क्या कुछ होता है? यदि आप लोग इस सवाल के लिए ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, घटता है, बिल्कुल सही चुन रहे हैं। आपको याद रखना है, तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं। ये जो मैंने लेमडा का सिंबल बनाया, यह किसके लिए है? तरंगदैर्घ्य के लिए। और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य और म्यू में कैसा रिलेशन है? यह जो है व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है, आपको याद रखना है। लेमडा व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक की, यानी कि अगर तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक घटेगा, और अगर तरंगदैर्घ्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ेगा। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य बढ़ा है, इसलिए अपवर्तनांक क्या होगा? घट जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस बात को। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे, रेनबो कहा जाता है इसे, रेनबो।
बताइए आप लोग, इंद्रधनुष जो बनता है वो किस कारण से बनता है? प्रकीर्णन के कारण, विवर्तन के कारण, वर्ण विक्षेपण के कारण या फिर अपवर्तन के कारण? तो अगर आप लोग को लग रहा है इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है, आप लोगों को बिल्कुल सही लग रहा है। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। जब वर्ण विक्षेपण की क्रिया बारिश की बूंदों पर होती है तब जाकर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन जिस अवयव का होता है वह है, बताइए। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन जो होता है वह किस रंग का होता है? लाल का, नीला का, बैंगनी का, या फिर सभी अवयव समान रूप से विचलित होते हैं? जल्दी से बताइए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि श्वेत प्रकाश, जैसे मैंने प्रिज्म बनाया यहाँ पर, और श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इस तरह से आप पढ़े होंगे। कितने रंगों में बटता है? 7 रंग। मान लीजिए कि टोटल 7 रंग है और इसमें पढ़े होंगे कि सबसे ऊपर होता है रेड और सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है बैंगनी यानी कि वायलेट। तो यहाँ पर सबसे अधिक विचलन किसका हुआ? बैंगनी का। बैंगनी यहाँ पर सही उत्तर होगा, यानी कि जो भी लोग सी जवाब दिए हैं उनका सही जवाब है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप लोगों को बताना है कि माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या होता है? आप लोग बताइए। श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है वह विक्षेपित कब होता है? वह 7 रंगों में कब बटता है? जब माध्यम जल होता है, कांच होता है, जल या कांच होता है, या फिर कोई पारदर्शी माध्यम होता है। तो आप लोग आंसर कमेंट कीजिए इसका। जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका सही है। कोई पारदर्शी माध्यम होता है। जब माध्यम कोई भी पारदर्शी माध्यम होगा तो श्वेत प्रकाश जो है वह 7 अवयवी रंगों में बट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, अब रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग आंसर दीजिएगा। इसमें आप लोगों को बताना है कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है, मतलब सबसे कम विचलन किसका होता है? बताइए। लाल का, बैंगनी का, हरा का, या फिर पीला का? तो सबसे अधिक विचलन अभी मैं फिगर बना के आपको बताया हूँ कि लाल का होता है। लाल सबसे ऊपर होता है, यानी इसका विचलन सबसे कम होता है। ये यहाँ पर सही उत्तर है इसका। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसमें आप लोगों को बताना है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत द्वारा किसकी व्याख्या नहीं होती है? कमेंट कीजिए आप लोग। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत होता है इसके द्वारा किसकी व्याख्या नहीं की जाती है? परावर्तन का, अपवर्तन का, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, या फिर ध्रुवण का? क्या होगा सही जवाब? कमेंट कीजिए। तो अगर आप लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं तो जवाब सही है। सी यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। तो ये आप लोग को याद रखना है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कारण, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं करता है या कण सिद्धांत करता है। कण सिद्धांत के अंतर्गत एक सिद्धांत होता है फोटॉन सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? फोटॉन सिद्धांत। यही फोटॉन सिद्धांत जो होता है यह प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के विषय में बताता है। यहाँ पर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। इसमें आप लोग को बताना है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है? बताइए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो इसमें से कौन नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है, अपवर्तनांक नहीं बदलता है, वेग नहीं बदलता है,
या फिर तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है। जो भी लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका सही है। इसमें अब आवृत्ति जो है प्रकाश की नहीं बदलती है, बाकी अपवर्तनांक, वेग और तरंगदैर्घ्य सब बदल जाता है। आप लोग को याद रखना है वेग भी बदल जाता है। आप लोग तो ये समझ सकते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, निर्वात से कम होती है किसमें, गैस में, गैस से भी कम किस में होती है, द्रव में, और द्रव से भी कम किस में होती है, ठोस में, यानी कि सबसे कम ठोस में होती है। तो आप देखें कि जैसे जैसे माध्यम बदला वैसे वैसे वेग भी बदलता है, तो वेग बदलता है। अब बात है अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य एक दूसरा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जब अपवर्तनांक बदलेगा तो तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा ही, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल आपके लिए, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, बताइए। एक पतला फिल्म जो होता है, इस फिल्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप साबुन का बुलबुला देखे होंगे, साबुन का बुलबुला देखे हैं कि नहीं, और साबुन का बुलबुला पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह खूब चमकदार बन जाती है, उसमें कई कलर जो है दिखाई पड़ते हैं। तो बताइए वही जो साबुन का बुलबुला है वही एक फिल्म के हुआ, उसी को आप फिल्म कह सकते हैं। उसका कारण क्या है, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण या फिर विवर्तन। जो लोग इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी उनका सही है। व्यतिकरण के कारण जो है एक पतला फिल्म जो है वह उसमें रंग आता है, उसका रंग दिखाई देता है। अब व्यतिकरण से आप क्या समझ सकते हैं, तो व्यतिकरण से आप दो सवाल याद रख सकते हैं। पहला, यह दो प्रकार का होता है, कोई आपसे पूछे कि प्रकाश का व्यतिकरण कितने प्रकार के होता है, तो आप क्या कहिएगा, दो प्रकार का। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण, और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। ये प्रकाश के दो प्रकार हुए, सॉरी व्यतिकरण के दो प्रकार हुए, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। और यहाँ से आप क्या याद रख सकते हैं, आप ये याद रख सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता जब महत्तम होती है, प्रकाश की तीव्रता जब महत्तम होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपोषी व्यतिकरण। और प्रकाश की तीव्रता जब न्यूनतम होती है तब इसे हम क्या कहते हैं, तब हम इसे कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इसके अलावा भी आप याद रख सकते हैं, संपोषी व्यतिकरण से यह याद रख सकते हैं कि संपोषी व्यतिकरण में उजली धारियां प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि किस व्यतिकरण में उजली धारियां प्राप्त होती है, तो क्या बताइएगा, संपोषी व्यतिकरण में। और ये जो विनाशी व्यतिकरण है इसमें कैसी धारियां प्राप्त होती है, इसमें काली धारियां प्राप्त होती है। ये सब बात आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक प्रश्न यहाँ से आप और याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि व्यतिकरण की खोज किसने किया, व्यतिकरण के खोजकर्ता कौन है, अगर ये आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, व्यतिकरण के खोजकर्ता है थॉमस यंग। जिस तरह से आप यंग है उसी तरह से एक वैज्ञानिक भी है यंग, पूरा नाम है थॉमस यंग। तो इन्होंने ही प्रकाश के व्यतिकरण की खोज किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11, अब सीधे आंसर कमेंट कीजिए, यह कल के वीडियो का प्रश्न है, रिवीजन क्वेश्चन। बताइए तेजी से आंसर करके। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जिसका काम क्या है, एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना, डीसी वोल्टता को बढ़ाना या घटाना, या फिर एसी वोल्टता को बढ़ाना या घटाना। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रांसफार्मर एसी को ही बढ़ाता भी है और घटाता भी है, यानी कि जो लोग डी जवाब दिए हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। अब है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बताइए कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है, कितना होता है, 0, 2i, i/2 या फिर i। तो जो लोग इसका जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 उनका सही है। देखिए मेरा टारगेट ये है कि खूब रिवीजन कीजिए क्वेश्चन का, है ना। सप्ताह के 5 दिन 4-5 दिन में 50 प्रश्न हो जाते हैं,
फिर छठा दिन उसका रिवीजन कर लीजिए। इतना रिवीजन कीजिए कि सब क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत घर पे कीजिए। मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में, वीडियो बनाने में पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, तब जाकर आप अच्छा नंबर ले आइएगा। फिजिक्स में आपका टारगेट 35 में 35 का होना चाहिए। 35 में 35 नंबर आप अगर चाहें, अच्छी तरह से पढ़ाई करें, जो मैं बात कहता हूँ अगर करें, तो 35 में 35 नंबर आराम से आ जाएगा। इसमें दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री में दिक्कत है, लेकिन फिजिक्स में 35 में 35 आप ला सकते हैं। लगभग 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितना, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा फिजिक्स में, और उसका डिस्कशन आप उसी को बढ़िया से कंप्लीट करके चल जाइएगा। बस 35 में 35, तो 35 नंबर ऑब्जेक्टिव में अगर आप ले आते हैं तो 35 में ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सब्जेक्टिव में मान लीजिए 300 नंबर आएगा, और प्रैक्टिकल में 2500 नंबर मिल जाएगा, तो कितना नंबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 35 30 65 और 25 90। और मैं मानता हूं कि 90 नंबर कोई कम नंबर नहीं है, 90 नंबर बहुत नंबर होता है। तो ये 90 नंबर आप फिजिक्स में ला सकते हैं। बस अच्छा से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, ठंडा में खाली खाइए और खूब पढ़िए, है ना। मोबाइल में डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। मोबाइल जब ऑफलाइन पढ़ने से मन उब जाए तब ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए। और ज़्यादा गाना वाना मत सुनिए। अभी थोड़ा बहुत दिमाग को इंटरटेन करने के लिए हल्का फुल्का गाना सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में किस बल के कारण रहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस बल के कारण रहते हैं? नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षी बल, कूलम्ब बल, या फिर इनमें कोई नहीं? जो लोग दे रहे हैं सी नंबर आंसर, उनका सही है, कूलम्ब बल के कारण रहते हैं। अब रहा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बताइए गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या होता है? तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जब दाब कम किया जाता है। जो लोग ऑप्शन नंबर 20 का जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब बताइए 15 का आंसर। Me द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विरामावस्था से V वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है। इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी अंतिम महत्तम ऊर्जा? EV। जो लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिए हैं उनका जवाब एकदम सही है। अब रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आप बताइए किसी तत्व के दो समस्थानिकों यानी कि आइसोटोप्स के नाभिकों में अवश्य है। क्या अवश्य है? न्यूट्रॉन की संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या समान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समान संख्या, या फिर प्रोटॉन की असमान संख्या। तो यदि आप बी नंबर ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, प्रोटॉन की समान संख्या के साथ, सही जा रहे हैं, बी सही जवाब होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बताइए कैथोड किरणों में निहित है। कैथोड किरणों में क्या निहित है? तेज धनाविष्ट कणों की धारा, तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा, प्रकाश का पुंज, या फिर तीव्र प्रोटॉनों की धारा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा तीव्र इलेक्ट्रॉनों की धारा। बी यहाँ पर सही जवाब होगा। कल मैं देख रहा था आप में से बहुत लोग गलत जवाब दे रहे थे, ठीक है। तो मैं डेली कहता हूँ वीडियो में कि स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, याद कीजिए, तब जाकर काम होगा, नहीं तो काम हो जाएगा। जवाब हो गया इसका। अब है 18। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? इसमें से कौन मूल कण नहीं है? एकदम साफ साफ दिख रहा है, अल्फा कण जो है मूल कण नहीं है, यानी कि सी जवाब इसका हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 19। महत्तम वेधन क्षमता, जल्दी से बताइए। महत्तम वेधन क्षमता किसका होता है? महत्तम वेधन क्षमता किसका होता है? गामा किरणों का। तो यहाँ पर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अब ये रहा आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। इसमें बताइए कि नाभिकों के मिलने और नए नाभिकों के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए कमेंट करके। इसे क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन। तो ये यहाँ पर सही जवाब रहा। ये थे आज के 20 प्रश्न। आज हम लोग तेजी से इसका डिस्कशन कर लिए। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।